So our today's topic is potential energy, chapter work energy and power. ठीक है। क्लास 9 में हमने क्या किया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो अपनी कितनी एनर्जी को स्टोर करके रख रहे हैं, दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो वो उसकी म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी एनर्जी हो सकती है, बट द थिंग इज द एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। जिसको एक बार हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने में क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored in a body और अ सिस्टम। किसी सिस्टम में भी हो सकता है, जैसे हमारे पास आइसोलेटेड कोई सिस्टम है उसमें कुछ एनर्जी को स्टोर किया गया है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स। चाहे उसके ऊपर फोर्स भी लग रही हो, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या है किसी पर्टिकुलर हाइट पे पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, है ना। या फिर हमें क्या है उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी, कोई इसमें किसी फोर्स की फील्ड में होगा, या फिर क्या होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी होगी कि कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का अनदर नेम हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम म्यूचुअल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। या आपने शायद अभी आज ही देखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का अनदर नेम है म्यूचुअल एनर्जी, या हम कहते हैं एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इस एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं, सिमिलरली जैसे काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते थे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगा है, उसकी प्रेजेंट पोजीशन में वो कितना वर्क डन कर रहा है, या अपनी कॉन्फ़िगरेशन में स्टैंडर्ड पोजीशन में, जिसको हम जो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है या स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वो एक पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठा, स्टोर करके बैठा, जिसमें उसको स्टोर करने में भी उसका वर्क लग रहा है। देखिए एनर्जी को स्टोर करके रखने में भी वर्क तो लगेगा ही, है ना। तो उस कॉन्फ़िगरेशन या उस पोजीशन जिसमें उसका वर्क डन हो रहा है, उस कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन को भी हमने एक नाम दिया हुआ है जिसको हम जीरो पोजीशन या हम कह दें जीरो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। होता क्या है ये, अमाउंट ऑफ वर्क जो किसी बॉडी के ऊपर हो रहा है या किसी सिस्टम के ऊपर हो रहा है इन पासिंग फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन, मतलब कि जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन है उससे किसी स्टैंडर्ड पोजीशन तक पास होने में जो उसका वर्क डन लग रहा है कि वो एनर्जी वैसे की वैसी रहे, उसको हम जीरो पोजीशन या जीरो कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोई बॉडी है वो किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर, रूफ के ऊपर है, ठीक है। तो वहां पर देखिए वो क्या रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर मैंने क्या है एक बॉल को रख दिया, उसके छत के ऊपर, रूफ के ऊपर। वहां पर पड़ी पड़ी के अंदर इसके ऊपर अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है, क्यों, एक तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसके पास अपना मास है, और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे भी है, याद आया। तो फिर इस पोजीशन पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और इसको स्टोर करके रखने में, इसको स्टिल रखने में भी जो वर्क डन हो रहा है और उस स्टैंडर्ड पोजीशन में रखने में जो हो रहा है, वो उसी से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से धक्का दे दूंगी तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जैसे ही मूव करके नीचे आएगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोशन में आ गई ना वो, चाहे डाउनवर्ड मोशन है, एक पुल है, कुछ भी है,
मोशन में आ गई तो वो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन बिफोर अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स किसी के बिना भी जब वो इस तरह से रेस्ट पोजीशन पे आराम से पड़ी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल, जैसे कि रिसेंट अभी फ्लड्स के रिलेटेड न्यूज आ रही है, तो डैम्स के अंदर बहुत सारा अमाउंट में पानी होता है, इतना ज्यादा पानी कि अगर डैम को खोल दिया जाए तो पूरे एरिया में फ्लड आ जाता है, राइट। तो जो वो पानी जब स्टोर होता है, जब डैम्स के गेट नहीं खुले होते, पानी उनके अंदर है, वो बड़े बड़े जो बने हुए हैं हमारे पास, दीवारें खड़ी की गई हैं, उनके अंदर जब वो पानी स्टोर रहता है स्टिल पोजीशन में, उस वक्त उस पानी के अंदर हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है। अब उस पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, उसको जब हम रन करते हैं टरबाइन के ऊपर, और जैसे टरबाइन रन करती है, मूव होती है, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, उस काइनेटिक एनर्जी से आगे जाके इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो जाती है, वो सारी के सारी जो चिल वाटर की एनर्जी होती है, तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है। बट जब वो पानी स्टिल पोजीशन में है, ठीक है, अपनी पोजीशन में है, कॉन्फ़िगरेशन में है, ग्रेट हाइट पे है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं डैम, अगर आपने देखी हो बहुत ही ज्यादा ऊंचे होते हैं, मैंने भाखड़ा डैम देखा हुआ है, तो मैं देख के डर गई थी, इतना ज्यादा पानी और इतनी ऊंचाई तक। ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दैट वाटर। ये तो हो गया कि वो हाइट के ऊपर हो जाए, दैट इज फॉर द पोजीशन। हमने कहा ये ऑब्जेक्ट भी एक हाइट पे था, पानी भी एक ग्रेट हाइट तक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन। ठीक है। जब वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके अंदर जब एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने बात की है कि कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन के कारण कैसे हो सकता है, उसकी भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, बच्चों वाली टॉय कार है, ये मेरी क्लासिक गाड़ी आ गई, इससे बढ़िया आपको कहीं गाड़ी नहीं मिलेगी। ये मेरी टॉय कार है, ठीक है, इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे? देखिए, ये स्टिल पड़ी है। जो टॉय कार्स होती हैं जो विदाउट रिमोट कंट्रोल वाली होती हैं, उनके जो बैक वाला टायर होता है ना, उनके साथ अंदर ही एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं, वो स्प्रिंग जो है एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह से वो एक्सटेंड हो जाता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो आगे की तरफ मूव हो जाता है ना। तो वो स्प्रिंग रिलीज हो गया, तो जो पहले एक्सटेंड नहीं हुआ था, वो रेस्ट पोजीशन पे था, उसके अंदर पोटेंशियल थी, एनर्जी थी। जैसे ही वो एक्सटेंड हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रही, वो दैट वाज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग। एक्सटेंड होने तक, उस कॉन्फ़िगरेशन तक इसके अंदर क्या रही, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा इस तरह से कंप्रेस हो गया, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से भी ज्यादा कंप्रेस हो गया, जैसे ही उसको छोड़ दिया, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सॉरी, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा आगे तक मूव कर गया। सॉरी, आई हैड टोल्ड यू कि मेरी पिछली हफ्ते तबीयत खराब थी, तो उसी का असर है। फिर है तीर कमान होता है, जैसे बो एंड एरो, है ना, हमारे पास इस तरह से काइंड ऑफ बो होता है, इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग होता है, और इस स्ट्रिंग को के हम इस तरफ ऐसे पुल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो, और वो एरो को हम क्या है, एक पोजीशन दे देते हैं, और जितनी जोर से ये स्ट्रिंग इस एरो के इधर की तरफ खींचता है, वो एरो उतनी तेजी से उतनी दूरी तक जाता है, राइट। ये तो हमने महाभारत रामायण में सारा कुछ देखा है। जब इसको स्ट्रेच कर देते हैं स्ट्रिंग को, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे इसको रिलीज करते हैं, जो एरो है आगे की तरफ चला जाएगा विद लार्ज वेलोसिटी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, ठीक है, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी
इस एरो की थ्रू क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इस एरो को आगे की तरफ मूव कर देती है। ये भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट इज देयर इज नॉट एनी पोजीशन ऑफ हाइट। ओके, फिर गन है, गन के अंदर बुलेट को स्टोर किया गया, लेकिन हमें पता है जैसे ही गन वर्क करती है, पहले जो बुलेट है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा जाता है। अगर आपने इसकी इंटरनल मैकेनिज्म कभी देखना है, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हो, बहुत सारी आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अंदर भी, गन के अंदर भी स्प्रिंग होता है, पीछे की तरफ होता है, वो स्प्रिंग के कारण उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे ही हमने फायर किया, वो गन बुलेट जो है आगे की तरफ बहुत तेजी से जाएगी। इंसान का सीना चाहिए, किसी भी जानवर को भी बात नहीं, कुछ भी हो सामने, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशन एज वेल एज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एग्जांपल्स थे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बेटा 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहली टाइप है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली टाइप है मेरे पास ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी मेरे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी मेरे पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एक हिंट देती हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेटेड होगी, राइट। तो इसमें क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसमें दो बॉडीज है, उनकी सेपरेशन हो रही है। पहले वो किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो आपस में सेपरेट हो रही है। इन दैट पोजिशन हम, और इन दैट कंडीशन हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डीपली करते हैं। लेट मी रेज दिस, नाउ आवर टॉपिक इज gravitational potential एनर्जी। पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे। इस चैप्टर में डेफिनेशंस काफी आएंगी आपको, जस्ट लाइक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो डेफिनेशन होती है, लेकिन इस वाले में काफी है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन के बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन। ठीक है, हाँ जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, यहीं पे लिख देती हूँ सीधा, ऑफ अ बॉडी is the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of earth। अब देखिए, इसमें, इस चैप्टर में तो हम जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, देखिए ग्रेविटेशन तो ऑल ओवर द यूनिवर्स में सब जगह है ना, लेकिन हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक्सपेरिमेंट अभी अर्थ तक ही कर पाए हैं, राइट। इंसान तो पहुंचे नहीं है, मार्स वगैरह पर पहुंचे, बट वहां पर हमारे पास अलग रिसर्चेज है एज कंपेयर टू दिस क्लासिकल फिजिक्स। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं हम वहां पर डिटरमाइन करते, तो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कोई ऑब्जेक्ट कहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है ना, उस वक्त उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके ऊपर क्यों एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है,
और ये मेरे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, ये मेरे पास ये रही बॉडी। ये सरफेस के ऊपर पड़ी है, इस बॉडी का नाम है ए, इसके पास अपना एक मास। मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, जिस कारण इसका अगर मैं वेट जानना चाहूँ तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, सिंपल मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। मान लीजिए इसके ठीक ऊपर एक पोजीशन पे मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट बी। इसके पास भी अपना मास है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए कहाँ तो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ कितनी बड़ी और ये तो हाइट ऑब्वियसली उससे बहुत छोटी होगी, हम एटमोस्फेयर से भी आगे जाके तो मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो स्पेस में चली जाएगी, वैक्यूम में चली जाएगी बॉडी, राइट। दैट मीन्स हमें सिर्फ अर्थ के अंदर अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर अंदर सारा काम कर रहे हैं। चाहे आप इसको आईफल टावर पे खड़ा कर दो तो स्टिल द हाइट ऑफ आईफल टावर इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। दिस h is very smaller than the radius of, you know that, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी उतनी लगेगी, अगर यहाँ पर 9.8 लग रही है तो यहाँ पर भी उतनी लगेगी, कम ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए इस बॉडी को ए पोजीशन से, इसी बॉडी को यहाँ पर तो थी, चलो उसका तो मैंने अलग सिनेरियो ले लिया, अब इसको हटा देते, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। लेकिन अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। जब मैंने देखा कि दोनों तरफ हमारे पास ग्रेविटी तो सेम ही लगनी है, तो मैंने किया इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के इस हाइट पे रख दिया, जिस हाइट पे मेरे पास पहले ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं उसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या अलग से कोई ग्रेविटी लगनी चाहिए, ऑब्वियसली इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना। जब इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी वो जीरो थी। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हमने ऊपर ले लिया उसी पोजीशन पे। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि इसके ऊपर जो वेट लग रहा था वो एक्चुअल में अब फोर्स बन गया, है ना। तो यहाँ पर तो सेम ही था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, सॉरी वर्क डन जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरे पास, h, ओके। तो वो डिस्प्लेसमेंट जब मेरे पास h हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्क डन इस पोजीशन पे मेरे पास क्या आ जाएगा, mg h। ये जो वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर की तरफ, ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, ये वर्क डन ऊपर की तरफ लगा है क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ लेके गए ऑब्जेक्ट को। दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी is stored as gravitational potential energy, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेटा सिंबल होते हैं U, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू mgh। अब ये हो गया सरफेस। मान लो ये मेरे पास है आईफल टावर की हाइट। अब आईफल टावर तक तो कोई ना कोई हाइट है, लेकिन सरफेस पे तो कोई हाइट नहीं है। जब सरफेस पे कोई हाइट नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर तो h जीरो है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो। ये कब होगी, जब ऑब्जेक्ट क्या है सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा। लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ जब ये 1 मीटर भी ऊपर चला गया, 1 फीट भी ऊपर चला गया, तब उसके अंदर थोड़ी सी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हमारे पास और भी कई सारे आर्टिकल्स है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड, जैसे कि कुछ एक टॉपिक हमारे पास अभी आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो अभी इसको पहले आगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है वो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ जी, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास क्या होता है, पहले तो इसको देखते हैं।
A force is conservative, लिख ही देती हूँ. A force is conservative if the work done if the work done by the force is displacing a particle from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the end points. अब इसको समझते हैं अच्छे से. मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल है, वो इस पोजीशन पे है, ए पोजीशन, ठीक है, और इसने बी पॉइंट तक आना है, ठीक है. तो वो चाहे इस तरह से आए, चाहे इस तरह से आए, यानी कि ये पाथ 1 चाहे पाथ 2, अगर इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करी है तो किसी भी मर्जी पाथ से वो आ सकता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ 1 से आने तक इसके ऊपर जितनी भी वर्क डन लगी, जितना भी वर्क डन हुआ along path along path 1 is equal to work done along path भी, दोनों की तरफ, चाहे इसने लंबा रास्ता लिया, चाहे छोटा रास्ता लिया, चाहे उबड़ खाबड़ लिया, जैसा मर्जी रास्ता ले, दोनों सिनेरियोस में मेरे पास वर्क डन जो होगा सेम होगा अगर इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है. ठीक है, ये तो हो गया. दोनों ने ए टू बी जा रहा था, दोनों रास्तों में. मान लीजिए अब पार्टिकल ने क्या किया, ए पॉइंट पे है, ये इस रास्ते से बी पॉइंट पे आ गया पाथ 1 से, ठीक है. फिर वो बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ गया पाथ 2 लेके. यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते थे जो कि सिर्फ बी पॉइंट की तरफ जा रहे. इसमें क्या, पहले रास्ते से बी पे गया, दूसरे रास्ते से ए पे वापस आ गया. अगर इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक चेंज आ जाएगा. इसमें क्या होगा, जो वर्क डन होगा ए टू बी जाने में along path 2, पाथ 2 की बात करिए, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन बी टू ए along path 2. समझ में आ रहा है? हुआ क्या, जो इसमें है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दी. अब जो ये यहाँ पर जो ये वाला था, ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया. फर्स्ट केस का, यानी कि फर्स्ट केस का जो ए टू बी हमारे पास जा रहा था, वो सेकंड केस के बी टू ए से नेगेटिव हो गया. मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, उल्टा चल रहा है, सीधी सी बात है. अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दूं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, वर्क डन ऑन ए टू बी along path 2 किसकी इक्वल है, along path 1 के. तो इस चीज को मैं यहाँ पर इसकी जगह पे रख लेती हूँ, वर्क डन ऑन ए टू बी along, यानी कि ए पार्ट का ही. तो फर्स्ट फिगर हमने बनाई पाथ 1, मेरे पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बी टू ए along पाथ 2 आ रहा है, P2 लिख दीजिए, ठीक है.
ये दोनों, ये इसके नेगेटिव की इक्वल है, सीधी सी बात है, ये इस तरफ आ जाएगा। दोनों का ये चीज तो सेम ही है ना, दोनों की ये चीज तो सेम ही है। ए बी अलोंग पाथ 1, ये इस तरफ आ गया, प्लस बी ए अलोंग पाथ 2, किसके इक्वल आ गया, 0 के। दैट मीन्स ये क्या हो गया, जब ये यहाँ से आ गया फिर ये इधर वापस आ गया, तो ये सारा का सारा पाथ क्या हो गया, क्लोज्ड, क्लोज्ड पाथ हो गया। दैट मीन्स वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव है अगर जो वर्क डन होगा बाय द फोर्स, जिसमें जो पार्टिकल है उसको एक क्लोज्ड पाथ के अराउंड घुमाया जाएगा, वो 0 होगी। अभी यहाँ पर ये ओपन पाथ था, इधर जाओ जिधर मर्जी जाओ, हमारे पास डेजिग्नेशन एक ही है। यहाँ पर मेरे पास डेजिग्नेशन ये थी, तो वो ऐसे करके यहाँ से होके वापस आ गया, तो एक क्लोज्ड पाथ हो गया। यहाँ पर ये ओपन था, यहाँ पर ये क्लोज हो गया, जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस आ गया। ये तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, खत्म जहाँ पे मर्जी हो वो हमारा नहीं, वहां पे हमारा क्लोज भी मानेंगे, लेकिन जहां से शुरू होगी वहीं पे खत्म हो गया, वो हमारा क्लोज पाथ हो गया। उस वक्त जो हमारे पास वर्धन आएगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चीजें करती हैं इस तरह का बिहेवियर करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी करती है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की थी वो भी सेम बिहेवियर करती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की थी वो भी करती है, ग्रेविटेशन फोर्स का भी सेम ही कार्य है। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर रखती है अपने पास। ये भी हम देखते हैं कैसे होती है। यहां तक समझ आ गया? मैम ये कंजर्वेटिव फोर्स दोबारा समझा दो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, मान लीजिए वर्क डन किया गया, किसी भी फोर्स, कोई भी फोर्स की लगाई गई, ठीक है, जिसमें एक पार्टिकल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, उसको फर्क किसके ऊपर पड़ता है, आपने डेफिनेशन को ध्यान से देखा, एंड पॉइंट। अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये था, एंडिंग पॉइंट फर्स्ट वाले में ये था, तो यहाँ पर दोनों सेम आ गए, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे कि ये वाली चीज क्या है, इधर थी, ठीक है, मान लो दोनों का सेम है, दोनों की 5 5 वैल्यू आ गई, इधर आके तो माइनस हो जाएगा, 0 हो गया, है तो एक क्लोज्ड पाथ में। सिमिलरली अगर मैं बी वाला केस लूं, यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, मेरी एंडिंग पॉइंट भी सेम है, ये ऐसे घूम के आ रहा है वापस, उस केस में भी जो मेरे पास वर्क डन आएगा 0 आएगा। और जब वो वर्क डन 0 आ जाता है दोनों केसेस में, हम ये कह पाते हैं कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि उसको फर्क किससे पड़ रहा है, एंड पॉइंट से। एंड पॉइंट कहाँ है, जिस मर्जी रास्ते से जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, मैटर क्या करता है हमारे पास, एंड पॉइंट। समझ में आया? यस मैम। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो उसका भी कंजर्वेटिव नेचर है। हाउ हाउ कम इज दिस पॉसिबल? अब हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी, मैंने क्या किया था, ये सरफेस पे था ना मेरे पास ऑब्जेक्ट, और मैंने इसको क्या किया था, ऊपर उठा दिया, यहाँ पे मान लो बी पोजीशन पे पहुंचा दिया था, इसको मैंने हाइट दे दी थी, आईफल टावर पे चढ़ा दिया मैंने सरफेस से, भी इसके ऊपर पकड़ आ गई, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दैट इज mgh, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हमारे पास सेम ही बात, वर्क डन किसके कारण है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण। ये तो हमारा पहले वाला सिनेरियो हो गया। अब हमने इसको प्रूव करने की, ये जो केस है हमारे पास, एक कंजर्वेटिव नेचर रखता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन। कैसे प्रूव करेंगे, मेरे पास सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, मैंने क्या किया, इसको इस पोजीशन पे लेके आना है बी पोजीशन पे, लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको लिफ्ट से नहीं लेके जाती, मैं टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से लेके जाऊंगी, एक दूसरे के फ्लैट्स के बीच में घूमती हुई। मतलब पहले यहाँ पे गई, फिर मैं इसको लेगी यहाँ पे, फिर मैं इसको लेगी यहाँ पे, फिर मैं इसको बी पोजीशन पे ले, इस तरह। अब आप बताइए,
पोजीशन तो हमारी वही है ना, एंड पॉइंट तो वही है, इससे फर्क तो पड़ने नहीं वाला। लेकिन स्टिल चलो देख लेते हैं। अब इसमें वर्क डन, हमने टोटल वर्क डन निकालने कितना होगा। पहले ए टू सी जाने में वर्क डन, फिर सी टू डी जाने में, फिर डी टू ई, फिर ई टू बी। अब वर्क एम जी इंटू ए सी, ए सी दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइट है, मान लीजिए हाइट ए सी है। यहाँ पर डी पोजीशन पे एम जी, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी कोई हाइट नहीं लगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई हाइट नहीं लगी, तो हाइट है ही नहीं, तो क्या हो गया, काइंड ऑफ जीरो हो गया। डी टू ई जाने में मेरे पास लगी है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ इसने इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया एम जी इंटू डी ई। लेकिन अब ई टू बी जाने में इसका कोई हाइट लगी क्या, इसने कोई हाइट या डेप्थ को मूव किया नहीं किया, तो ये हमारे पास टर्म इसको हम जीरो मानेंगे। नाउ एम जी कॉमन निकाल लेते हैं, ए सी प्लस डी ई। इफ यू टेक अ लुक, ए सी और डी ई, दिस प्लस दिस, इसका एच बना रही है, यहाँ पे आ गया ना एम जी एच पे। दैट मीन्स वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पाथ टेकन, इट इज इंडिपेंडेंट, जो हमने कंजर्वेटिव फोर्स में किया था, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर किया, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दोनों की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम थी, जितनी हाइट पे ये था मेरे पास उतनी हाइट पे तो ये था, बस मैंने इसको टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले लिया, इसको सीधे रास्ते से ले लिया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास यहाँ पर लग रही है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मैंने बॉल को क्या है, एक बॉल लिया, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, वो राइज करेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, नेगेटिव वर्क डन होगा, ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रुक जाए और फिर क्या है, धीरे धीरे करके वापस आ जाए। ये चीज हम 9th क्लास में करके आए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास नेगेटिव वर्क डन हुआ है, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिया जाए, और यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है ताकि उसको और तेजी से नीचे ले आया जाए, ठीक है। जैसे बॉल नीचे की तरफ आती है उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी, यहाँ तक ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यहाँ पर नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए जीरो हो जाएगी, यानी कि कुछ मिली सेकंड्स के लिए बॉल यहाँ पे रुकेगी, मोशन में रुकेगी, फिर नीचे आएगी, है ना। 9th क्लास में ये चीज सीखी। तो यहाँ पे नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स उन बॉल क्या हुआ, जीरो। क्यों, जितना इसने यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वर्क डन किया, उतना ही इसने यहाँ से यहाँ तक नीचे लाने में पॉजिटिव वर्क डन किया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, जब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन जीरो हो गया। जब किया हुआ वर्क डन ही जीरो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स में क्या, अभी ये देखिए क्लोज्ड पाथ है, जहां से शुरू हुई वहीं पे सरफेस से शुरू हुई, सरफेस पे वापस आ गई, क्लोज्ड पाथ आ गया। क्लोज्ड पाथ का वर्क डन हमने क्या किया था, कंजर्वेटिव फोर्स से जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अभी एक बार यहाँ तक देखो, रिवाइज करो।